प्लगइन में हायर लेवल वल्नरेबिलिटीज मिली है। इस वल्नरेबिलिटी की सहायता से हैकर आपके वेबसाइट में बड़े आसानी से मैलिशियस कोड को अपलोड कर सकता है, जो कि न केवल आपके डाटाबेस को ही हार्म कर सकता है बल्कि आपके होल साइट का टेक ओवर भी कर सकता है। क्या आपका CTR रेट बेहद कम है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी से आप ई पोस्ट में शानदार इमेज लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गूगल इन दिनों इंटरैक्टिव सर्च रिजल्ट की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन के शुरुआत में इमेज आइकन दिखता है, जिस पर क्लिक करने पर SRP में ही पोस्ट का इमेज शो करता है। अगर यहाँ पर आपका इमेज धांसू रहा तो डेफिनेटली आपका क्लिक्स बढ़ने वाला है, लेकिन आपको फिलहाल इस फीचर के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। इसके अलावा गूगल लोकल SRP में लोअर 8 की भी टेस्टिंग कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने बिग मी मास्टर टूल में क्लैरिटी को इंटीग्रेट कर दिया है। अब आप इस डेटा कॉम्बिनेशन से वेबसाइट के होल SEO ऑप्टिमाइजेशन से लेकर विजिटर पर CCTV की नज़र रख सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक हाई टेक एंड मॉडर्न वेब एनालिटिक्स है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया था। इसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपके ब्लॉग पर यूजर्स ने कहां क्लिक किया है, गुस्से से क्लिक किया है या फिर खुशी से क्लिक किया। आप उनके सारे इमोशंस को जान सकते हैं। यही नहीं, उनके क्लिक्स एक्टिविटी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। नो डाउट अगर आप इस टूल की मदद लेते हैं तो आपकी सेल्स और रेवेन्यू डबल हो सकती है। कभी कभी आपने SRP में देखा होगा कि ओरिजिनल पोस्ट से ऊपर कॉपीड पोस्ट रैंक कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस पर जॉन मूलर ने कहा कि ये रिलेवेंसी के कारण होता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ब्लॉग का कंटेंट कई वेबसाइट पब्लिश करती है, लेकिन गूगल बेटर रिलेवेंसी के आधार पर उन्हें टॉप पर रख देता है। वहीं जॉन मूलर से यूजर ने पूछा कि क्या गूगल ओरिजिनल कंटेंट को पहचान पाता है। मूलर ने कहा कि कॉपीड कंटेंट को फाइंड करना जितना ईजी है उतना ही मुश्किल ओरिजिनल कंटेंट को फाइंड करना है। लेकिन प्रैक्टिकली कॉपीड कंटेंट से कोई इशू नहीं है, क्योंकि यूजर्स इस नज़रिए से सर्च नहीं करता है कि वो जो कंटेंट पढ़ने वाला है वो कॉपीड है या फिर नहीं, उसे तो बस इन्फॉर्मेशन चाहिए और गूगल इसके साथ ओके है। 2020 में ब्लॉगर्स जितना मई और दिसंबर कोर अपडेट से परेशान नहीं हुए, उससे कहीं ज़्यादा गूगल द्वारा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग फीचर बंद करने से हुए। बट नाउ इट्स अ बैक इन ऑल GSC। इसे आप गूगल के द्वारा क्रिसमस और 2021 का गिफ्ट मान सकते हैं। साथ ही गूगल ने कुछ एडवाइस भी दिए हैं। नंबर 1, अगर आपको बहुत सारे URLs को इंडेक्स करना है तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग फीचर के बजाय साइट मैप को सबमिट या फिर रीसबमिट करें। नंबर 2, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग फीचर आपको ये कोई गारंटी नहीं देता है कि आपके पोस्ट को गूगल में इंडेक्स कर ही दिया जाएगा। गूगल सिस्टम यूजफुल क्वालिटी कंटेंट के बेस पर वर्क करता है। जब भी गूगल में फास्ट रैंकिंग की बात आता है तो हर कोई बैकलिंक बनाने को सजेस्ट करता है, लेकिन कितना बैकलिंक बनाना होगा, किस तरह का बैकलिंक बनाना होगा, कितना रिस्क होगा, इस तरह के सवाल हमारे मन में आता है। तो ऐसे अगर सवालों का जवाब देने वाला एक स्पेस बंदा मिल जाए तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, वरना आपको मिथ ही मिलेगा। तो ऐसे ही 5 मिथ को सेमरस ने बस्ट किया है, जिन्हें हम एक करके जान लेते हैं। क्या ज़्यादा बैकलिंक बनाने पर हायर रैंकिंग मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। लिंक बिल्डिंग कोई नंबर गेम नहीं है, बल्कि आपको लिंक क्वालिटी पर फोकस करना होता है, जिसका सीधा संबंध हायर रैंकिंग से है। इसलिए आप नंबर गेम छोड़े। वैसे भी जो ब्लॉगर्स नंबर पर फोकस करते हैं वो ऐसे लो क्वालिटी बैकलिंक बना बैठते हैं जो उन्हें ही बैकफायर कर देता है। नो फ्लो बैकलिंक्स नहीं बनाने चाहिए। अगर SEO का इतिहास उठा के देखें तो नो फ्लो बैकलिंक्स को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं मिला है, लेकिन गूगल ने सितंबर 2019 को ये साफ कर दिया था कि नो फ्लो बैकलिंक्स डू फ्लो बैकलिंक्स के जितना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालता है, पर एक हिंट जरूर देता है जो आपके ट्रैफिक और क्रेडिबिलिटी को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है, बशर्ते कि वो बैकलिंक्स एक ट्रस्टेड और रिलेवेंट वेबसाइट से हो। वैसे भी नील पटेल ने अपने नो फ्लो बैकलिंक के स्टडी में पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए थे। बैकलिंक्स बाय करके तुरंत ही रैंकिंग को बूस्ट किया जा सकता है, ना बाबा ना। ये गूगल गाइडलाइन के खिलाफ है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर कैसा दर्द फील होता है जरा सेमरस से पूछ लीजिए, जिन्हें अपनी पेड गेस्ट पोस्ट सर्विस बंद करनी पड़ी थी। अगर पेड बैकलिंक्स बनाना जरूरी है तो स्पॉन्सर टैग यूज करना ना भूले। अगर ज़्यादा बैकलिंक्स मिलता है तो पेनल्टी भी मिल सकता है। अगर सब कुछ आपको नॉर्मली मिल रहा है तो ठीक है। जैसे कि आप PR कैंपेन लॉन्च करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कई वेबसाइट से एडिटोरियल लिंक मिलने वाला है, वही लिंक हाई क्वालिटी वाला है तो टेंशन की बात नहीं है। DADR क्वालिटी बैकलिंक पहचानने का एकमात्र तरीका है। हाल में ही जॉन मूलर ने कन्फर्म किया है कि गूगल लिंक की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए इस तरह के मैट्रिक्स को यूज नहीं करता है। ये स्कोर केवल लिंक की पोटेंशियल अथॉरिटी को बताता है। सब डोमेन क्रिएट करें या फिर सब फोल्डर,
किसे बनाने पर सबसे ज़्यादा फायदा होगा? ये एसईओ कम्युनिटी का सबसे पॉपुलर सवाल है जिसे गूगल इक्वल कहकर और भी कंफ्यूज बना देता है। तो लेकिन कई एसईओ एक्सपर्ट ने पाया है कि सब फोल्डर सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि कई वेबसाइट ओनर सब डोमेन से सब फोल्डर पर शिफ्ट हो चुके हैं और उन्होंने क्लियर प्रोग्रेस देखा। तो ऐसे में अगर आप सब फोल्डर या फिर सब डोमेन बनाना चाहते हैं तो आप सब फोल्डर ही बनाएं। इसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो कंपैरेटिवली ये बेनिफिशियल है, दूसरा इसमें यूजर्स आपके डोमेन को आसानी से पहचान सकता है, याद रख सकता है, जो कि अल्टीमेटली आपके रिटर्निंग यूजर्स के नंबर को बढ़ाने वाला है। एंड्रॉयड फ़ोन के डिस्कवर सेक्शन में आपने कई पोस्ट देखे होंगे, उन पर क्लिक करके पढ़े भी होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस सेक्शन में एक आर्टिकल कितने समय तक रहता है? तो इसी बात पर एसईओ जर्मन गाय वैलेंटिन प्लेटजर ने रिसर्च किया, जिसके लिए उन्होंने करीबन 1300 वेबसाइटों के 6000 यूआरएल्स को एनालाइज किया, जिसमें 66% एएमपी इनेबल यूआरएल्स थे। उनके रिसर्च के अनुसार इस डिस्कवर में एक आर्टिकल को 70 सेकेंड से लेकर 710 दिनों तक दिखाया जाता है। इस रिसर्च की डिटेलिंग को आप साइड में देख सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये डाटा हमारे क्या काम आएगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्रेश एंड ट्रेंडिंग टॉपिक पर पोस्ट लिखते हैं तो इंटरेस्ट के आधार पर डिस्कवर सेक्शन में आपके भी पोस्ट को दिखाया जा सकता है और आप इन डाटा के आधार पर अपने पोस्ट का बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। 5 मिलियन से अधिक इंस्टॉलेशन वाले कॉन्टैक्ट फॉरम 7 प्लगइन में हायर लेवल वल्नरेबिलिटीज मिली है। इस वल्नरेबिलिटी की सहायता से हैकर आपके वेबसाइट में बड़े आसानी से मैलिशियस कोड को अपलोड कर सकता है, जो कि न केवल आपके डाटाबेस को ही हार्म कर सकता है बल्कि आपके होल साइट का टेक ओवर भी कर सकता है। ये इशू इस प्लगइन के 5.3.1 वर्जन में मिला था, जिसे फिक्सिंग करने के लिए पेज फाइल रिलीज कर दिया गया है, इसलिए आप भी इस प्लगइन को अपडेट कर लें। इसके अलावा 1 मिलियन से अधिक इंस्टॉलेशन वाले रेडक्स प्लगइन में भी वल्नरेबिलिटी मिली है। इस वल्नरेबिलिटी की सहायता से हैकर सिक्योरिटी मेजर को बाईपास करके क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक कर सकता है। इस तरह के अटैक एडमिन यूजर नेम का क्रेडेंशियल चुराने के लिए किया जाता है, इसलिए आप इस प्लगइन के 4.1.22 वर्जन को अपडेट कर लें। इसी न्यूज़ के साथ इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में गूगल एसईओ कैसे कंटेंट आज की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने साथी ब्लॉग के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी इस तरह की न्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। सो नाउ थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।